नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, सिरकारी भ्योल रूपसियाबगढ़ जल विद्युत परियोजना के बारे में। चर्चा में क्यों है, किस नदी पर बनाया गया है, किस जनपद में बनाया गया है, कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन देगा, इन सभी के बारे में हम सिरकारी भ्योर रूपसियाबगढ़ जल विद्युत परियोजना के बारे में चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले चर्चा में क्यों है, ठीक है। तो चर्चा में क्यों है, आइए जानते हैं। उत्तराखंड में सिरकारी भ्योल रूपसियाबगढ़ जल विद्युत परियोजना को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है, MOEFCC के तहत वन सलाहकार समिति FAC से सैद्धांतिक स्वीकृति प्रारंभिक या बशर्त इसे क्या कर दिया, इसे समझौता मिल गया है, ठीक है। अगर बात हम करूं सिरकारी भ्योर रूपसियाबगढ़ जल विद्युत परियोजना की, तो किसके द्वारा इसको समझौता किया गया है, किसके द्वारा इसे स्वीकृति दी गई है, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत, ठीक है। तो इसे क्या स्वीकृति मिल गई है, समझौता इसे मिल गई है, ठीक है। आइए परियोजना का अवलोकन कर लेते हैं। तो यह परियोजना उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की गौरीगंगा नदी पर स्थित है, ठीक है। जो हम क्या कर रहे हैं, जो हम सिरकारी जल विद्युत परियोजना के बारे में चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, तो कहाँ, पिथौरागढ़ के, कहाँ पे, पिथौरागढ़ के गौरीगंगा नदी पर स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापित क्षमता 120 मेगावाट रखने की योजना है, ठीक है। जो इससे जल विद्युत योजना है स्थापित क्षमता है कितना, 120 मेगावाट रखने की इसमें योजना रखी गई है। FAC ने परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक 29.997 हेक्टेयर वन भूमि के परिवर्तन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। देखो, यह परियोजना कितने क्षेत्र में बनेगी, तो 29.997, ठीक है, हेक्टेयर वन भूमि परिवर्तन को स्वीकृति दी गई है कि इतने क्षेत्र में इस जल विद्युत परियोजना को बनाना स्वीकृति मिली है, ठीक है। बुनियादी ढांचे का डिजाइन और प्रभाव की अगर हम बात करें, तो इस योजना में लगभग 1 किलोमीटर सुरंग का निर्माण शामिल है। 1 किलोमीटर इसमें लंबी सुरंग का निर्माण शामिल है। परियोजना का अधिकांश बुनियादी ढांचा भूमिगत बनाया जाएगा, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव को निम्न करने में सहायता मिलेगी, ठीक है। जो यह परियोजना है, इस परियोजना का जो बुनियादी ढांचा है भूमिगत, मतलब कि जमीन के अंदर बनाया जाएगा, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव को निम्न करने की सहायता। देखो, अगर ऊपर बनेगा तो ज़्यादा पेड़ पौधे कटेंगे, ठीक है, हमारे पर्यावरण को नुकसान होगा, तो भूमिगत इसका ढांचा क्या बनाया जाएगा, भूमिगत बनाया जाएगा, ठीक है। परियोजना के कारण स्थानीय जनसंख्या का कोई विस्थापन नहीं होगा, ठीक है। इस परियोजना के निर्माण में जो स्थानीय जनता है, लोग रहते हैं, उनका कोई दूसरे स्थान पर विस्थापन नहीं किया जाएगा, ऐसे इसका ढांचा तैयार किया गया है, ठीक है। यह स्थल किसी भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभियान या पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के अंतर नहीं आता है। देखो, अगर हम कोई जल विद्युत परियोजना का निर्माण करते हैं, तो उस क्षेत्र के बारे में पूरा अवलोकन किया जाता है। तो यह जल विद्युत के जहां बन रहा है, ना वहां राष्ट्रीय उद्यान आएगा, ना वन्यजीव उद्यान आएगा, ना पारिस्थितिकी की तुलना में वो संवेदनशील क्षेत्र है, ठीक है। इन सभी से क्या है, मुक्त है, तो इसलिए इससे कोई हानि होने वाली नहीं है, ठीक है। न्यूनतम पारिस्थितिक व्यवधान सुनिश्चित होगा। न्यूनतम जो पारिस्थितिक व्यवधान इससे सुनिश्चित होगा, मतलब कि पारिस्थितिक तंत्र को बहुत कम नुकसान पहुंचाया जाएगा, बहुत कम से कम नुकसान पहुंचाया जाएगा, ऐसा इसका ढांचा बनाया जा रहा है। परियोजना की ऊर्जा क्षमता की हम बात करें, तो इस परियोजना में प्रतिवर्ष लगभग 529 मिलियन यूनिट स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न होने की संभावना है। देखो, परियोजना में प्रतिवर्ष मतलब एक साल में कितना, 529 मिलियन यूनिट स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न होने की क्या संभावना है। इस उत्पादन से स्थानीय ऊर्जा मांग को पूर्ण करने में सहायता प्राप्त होगी और उत्तराखंड की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या होगा इस विद्युत योजना का, तो यह परियोजना निर्माण चरण के दौरान अस्थायी रोजगार तथा परिचालन के बाद स्थायी रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। जब इसका निर्माण होगा तब तो ये क्या, किस प्रकार का रोजगार देगा, स्थायी रोजगार देगा, स्थायी देगा, अस्थायी देगा, तो उस समय ये अस्थायी देगा। जब तक इसका निर्माण हो रहा है तो अस्थायी रोजगार देगा, काम हो रहा है, तो वहाँ के लोगों को, जनता को, जो मजदूर लोग हैं उन्हें क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और बाद में जब बनकर तैयार हो जाएगी तो इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि कुछ परमानेंट, मतलब स्थायी रोजगार के अवसर भी इसमें उत्पन्न होंगे, ठीक है।
इससे सड़कों और सार्वजनिक सुविधाओं सहित स्थानीय बुनियादी ढांचे में भी सुधार होगा। ठीक है, सड़कों में जो बुनियादी ढांचे हैं, ठीक है, स्थानीय बुनियादी ढांचे हैं, उनमें भी सुधार किया जाएगा। इन विकासों के कारण स्थानीय निवासियों के लिए आर्थिक अवसरों में वृद्धि होने से क्षेत्र में पलायन कम होने की संभावना भी है। अगर रोजगार उसी क्षेत्र में रोजगार भी उत्पन्न हो गया, क्या 10 ही वहाँ पे पोस्ट आ गई, 10 ही वहाँ पे रोजगार 10 लोगों को भी मिल गया, तो 10 लोगों का पलायन वहाँ से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आइए जानते हैं वन सलाहकार समिति ने क्या कहा, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ी। ठीक है, तो यह एक वैधानिक निकाय है। जो वन क्या है, हमने बताया जो वन सलाहकार समिति है, यह क्या है, एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन वन संरक्षण अधिनियम 1980 द्वारा किया गया था। ठीक है, वैधानिक निकाय है। ठीक है, इसका गठन कब किया गया था, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के द्वारा इसका क्या संरक्षण, इसका क्या किया गया था, स्थापना की गई थी। ठीक है, एफएसी उन औद्योगिक परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है जिनके कार्यकलाप के लिए वन भूमि की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो एफएसी है, ठीक है, जो क्या है, जो वन सलाहकार समिति है, ये उन औद्योगिक क्रियाकलापों का अवलोकन करती है जो वन क्षेत्र में आ रहे हैं, जहां वन भूमि में कार्य हो रहा है, उनके लिए जो आवश्यक होती है उनका ये क्या करता है, निरीक्षण करता है। समिति किसी परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर सकती है या नहीं भी कर सकती है, यह कुछ शर्तों के लगने के बाद वह निश्चित करती है। वन क्षेत्र में जाएंगे, कितना राष्ट्रीय उद्यान, कितना वन्य जीवन है, कैसा पारिस्थितिकी तंत्र है, जनता वहां से विस्थापित हो रही है नहीं हो रही, इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए क्या करेगी, यह उसे मद्देनजर रखते हुए स्वीकृति दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। हस्तांतरण की स्वीकृति दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। आइए जानते हैं थोड़ी गौरी गंगा। हमने बताया कि पिथौरागढ़ में गौरी गंगा पर यह जल विद्युत परियोजना का निर्माण होना है। तो गौरी गंगा नदी, जिसे गौरी गंगा या गौरी गाड़ के नाम से भी जाना जाता है। गौरी गंगा की बात करें तो भूगोल की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमने जब उत्तराखंड में नदी तंत्र बताए थे, वहां आपको बताया था कि गौरी गंगा नदी, जिसे गौरी गंगा या गौरी गाड़ के नाम से भी जाना जाता है, उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तहसील से होकर बहती है। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील से होकर बहती है। ठीक है, यह नदी नंदा देवी के उत्तर पूर्व में स्थित मिलन ग्लेशियर से निकलती है। गौरी गंगा कहाँ से, तो जो मिलन ग्लेशियर है, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है मिलन ग्लेशियर, यहाँ से निकलती है। और जौलजीबी में काली नदी में मिलती है। जौलजीबी में काली नदी में मिलती है गौरी नदी। ठीक है, गौरी गंगा आपका कहाँ से निकलती है, मिलन ग्लेशियर से निकलती है। जौलजीबी इंपोर्टेंट है, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस स्थान में गौरी काली के साथ मिलती है, तो जौलजीबी में गौरी काली के साथ मिलती है। उससे पहले लगभग 104 किलोमीटर का सफर तय करती है। जब तक यह जौलजीबी के पास काली में नहीं मिलती है, उससे पहले 104 किलोमीटर बहती है आपकी कौन सी, गौरी गंगा, जो कहाँ से, मिलन ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण सहायक नदी इसका क्या है, गंगाधारा ग्लेशियर के थूथन से सिर्फ 1 किलोमीटर नीचे मिलन गांव के पास गौरी गंगा में मिलती है। इसकी एक अन्य सहायक नदी है गंगाधारा। ठीक है, गंगाधारा के नाम से जिसे पुकारा जाता है। ग्लेशियर के थूथन से सिर्फ 1 किलोमीटर नीचे ही मिलन गांव के पास गौरी गंगा में मिल जाती है। आइए जानते हैं इसका भौगोलिक महत्व क्या है। भौगोलिक महत्व के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। ठीक है, नदी घाटी कई ग्लेशियरों और नदियों के लिए जल निकासी बेसिन के रूप में कार्य करती है, जो नंदा देवी अभ्यारण्य के पूर्वी ढलानों और पंचाचूली राजमा तथा चौधारा पर्वत श्रृंखलाओं से भी निकलती है। ठीक है, अन्य प्रमुख सहायक धाराओं में रालमगाड़, ठीक है, प्यूसानी गधेरा और काला बालंद हो गया, काला बालंद बुर्फ हो गया। ठीक है, काला गंगा ग्लेशियर हो गया। ठीक है, काल गंगा ग्लेशियर भी इसे कहा जाता है। ये चीजें इसमें शामिल हैं जो पूर्व की ओर से गौरी गंगा में मिलती हैं। ठीक है, पर्यटन की संभावनाएं क्या होगी, आइए जान लेते हैं। गौरी गंगा घाटी अपने सुंदर ट्रैकिंग मार्गों के लिए भी प्रसिद्ध है। गौरी गंगा ट्रैकिंग के लिए भी प्रसिद्ध है, जो नंदा देवी पूर्वी, ठीक है, हरदेवल हो गया, त्रिशूल हो गया, पंचाचूली हो गया, ठीक है, नंदाकोट जैसे प्रतिष्ठित हिमालयी चोटियों तक जाती है। हमने आपको जब उत्तराखंड के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं बताई थी, हमने वहाँ नंदा देवी पूर्वी, पश्चिमी, चौखंबा, कामेट, पूर्वी, हरदेवल, त्रिशूली, पंचाशूली, इन सभी के बारे में हमने परिचर्चा की थी। ठीक है, यह घाटी पारिस्थितिकी मूल्य और साहसिक पर्यटन की संभावनाओं को समेटे हुए है, जिससे यह एक बहुआयामी महत्व का क्षेत्र बन जाता है। तो ये हमने किसके बारे में परिचर्चा कर ली है। तो हमने जो जाना क्या है, आपका क्या है बताइए मुझे, हमने किसके बारे में जाना, जो सिरकारी भ्योल रूपसियाबगढ़ जल विद्युत परियोजना है उसके बारे में महत्वपूर्ण परिचर्चा कर लिया है। इंपोर्टेंट होगा आपका आगामी आने वाले उत्तराखंड के सभी परीक्षाओं की दृष्टि से, और उत्तराखंड में जो ज्योग्राफी का करंट अफेयर है उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू सो मच।